हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमारे साथ है एक नई गेस्ट और इनका नाम है भावेश और इनका हमारे चैनल में स्वागत है और आप सभी का भी। तो भावेश इंडियन स्टोर सर्विसेज में है और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज में और हैदराबाद में ही पोस्टेड है और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो भावेश, आप हमारी कुछ पब्लिक को अपने बारे में बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लकी फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम भावेश शिंपी है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद एक साल प्राइवेट सेक्टर में डिज़ाइन इंजीनियर करके जॉब करा है। उसके बाद एक साल का लगभग 9-10 महीने का ब्रेक लेके मैंने गेट और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन किया, जिसके चलते मैंने 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया और पैरेलली मैंने, जब तक ये प्रोसेस चल रहा था, मैंने गेट के थ्रू नीटी मुंबई, जो कि अभी आईआईएम मुंबई है, उसमें भी एडमिशन ले लिया था। तो वहाँ पे मेरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में ज्वाइन किया और तब से लगभग 6 साल से मैं अभी रेलवेज में ही कार्यरत हूँ। काफ़ी वैरायटी है आपके, मतलब एक आपने ऑलरेडी टाटा में भी काम करा, टाटा के बाद आप एमबीए भी करा है, उसके बाद इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में आए। तो भावे, जैसे इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में आप आए तो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया होगा। अभी इंजीनियरिंग सर्विस का आई थिंक मेंस होने भी वाला है फिर से। प्रीलिम्स शायद हो गया है, प्रीलिम्स तो हो गया, अभी मेंस होने वाला है। तो अभी इंटरव्यू प्रोसेस से पहले आई थिंक चॉइस फिलिंग मांगते हैं कि आपको कौन कौन सा सर्विस चाहिए। तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सा सर्विस ऑफर हुआ था? लेकिन आपने स्टोर सुना वो तो हमको पता ही है, लेकिन आपको कौन कौन सा सर्विस और ऑफर हुआ था? बेसिकली आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जाते हो तो आपको लगभग 10-11 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें लोग प्रेफर ज़्यादा इंडियन रेलवे सर्विस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि आईआरएसएमई, और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस आईआरएसएस, इनको थोड़ा लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज रहता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आई गेस सेंट्रल वाटर कमीशन के भी कुछ पोस्ट होते हैं जो कि कभी निकलते हैं कभी नहीं निकलते, बॉर्डर रोड सर्विसेज और इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे। ऐसे कुल मिला के लगभग 10-11 सर्विसेज के ऑप्शन रहते हैं, पर उसमें रेलवेज जो है वो सॉर्ट आफ्टर रहता है कई सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो रेलवे में जैसे आपने बताया दो ऑप्शन है, स्टोर्स और आईआरएसएमई। आप स्टोर्स में, मैं आईआरएसएमई हूँ। तो आपने मतलब स्टोर्स को ही फर्स्ट चॉइस दी, ऐसा क्यों? हर किसी का इसके लिए रीज़न अलग होता है। बेसिकली मेरा पर्सनली रीज़न ये था कि मैं, जैसे कई लोग 24-25 के एज में कई ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैंने उस वक्त में एमबीए भी कर रहा था, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैं श्योर नहीं था कि आगे जाके गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा उतना। तो मैंने एक सेफ्टी ऑप्शन ये रखा कि अगर मैं इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस लेता हूँ तो इसका जो वर्क टाइप है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और मेरा स्पेशलाइजेशन भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट था। तो इनकेस अगर मुझे कभी फ्यूचर में स्विच करना है या कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटीज परस्यू करनी है, तो उसमें ये वर्क एक्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये सोच के मैंने इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस को प्रेफरेंस दिया था। हालांकि कई लोगों के अलग रीजंस भी होते हैं। जैसे स्टोर्स में आपको यूजुअली टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में यूजुअली पोस्टिंग मिल जाती है, तो वो एक रीज़न रहता है लोगों का। दूसरा ये है कि आपको फील्ड वर्क कम रहता है, ऑफिस वर्क वाला काम ज़्यादा है। तो ये भी कई सारे प्रेफरेंसेस लोगों के होते हैं कि जिस वजह से स्टोर्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आप जानते हो मैकेनिकल में फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा, ब्रेकडाउन वगैरह में आपको ज़्यादा फील्ड पे जाना पड़ता है। वैसी सिचुएशंस स्टोर्स में कम आती है लगभग। मतलब होलसम ये है कि इनका तो जो रीजन है बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इनका ऑलरेडी एक एमबीए था। सो हेड आया एक्सपीरियंस और एक कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन था, कभी अगर रेलवे छोड़ना हो तो एटलीस्ट इनके पास सेम लाइन ऑफ बैकग्राउंड में जाएंगे। बट जैसे स्टोर सर्विस और आईआरएसएमई में काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन जो बिग बेसिक डिफरेंस जैसे भावेश ने बताया कि स्टोर सर्विस थोड़ा सा ऑफिस जॉब है, मेनली पूरा आपका टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आईआरएसएमई इज अ फील्ड जॉब। तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं स्टोर सर्विस में बेटर है। सो भावेश, अभी आपको 6 साल हो गए हैं रेलवे में। हाँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रेलवे में ये 6 साल में, और आपको क्या चीज अच्छी लगी रेलवे के बारे में? रेलवेज के लिए काम करने का एक्सपीरियंस तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर इन आवर कंट्री। आप इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूँगा, एक प्रोफेशनल फ्रंट पे और एक पर्सनल फ्रंट पे। प्रोफेशनली आप जैसे देखोगे हमारे कंट्री में डिफेंस शायद 14 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, उसके बाद रेलवेज ही आता है जिसमें लगभग 12 से 13 लाख लोग काम करते हैं। और आपकी डेली अराउंड 14,000, 13 to 14,000 डेली ट्रेन आपकी चलती है। 7,000 के करीब आपके लगभग स्टेशन है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया में फैली हुई है और जिसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, वो कैसे काम करती है वो आपको अंदर आके ही पता चलती है कि उसमें कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है और कितनी सारी चीजें सिस्टमेटिकली बनाई है
कि इतने बड़ी लेवल की चीजें ठीक से काम कर पाए डेली बेसिस पे। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो आपको रेलवे में अंदर आने के बाद आपको पता चलता है कि चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर बनाए हैं। तो इट इज अ ग्रेट एक्सपोजर टू वर्क इन सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड थिंग, रेलवेज में आने के बाद आपको कई सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। आफ्टर स्पेंडिंग अ पर्टिकुलर टाइम इन योर ओन सर्विस, यू कैन गो ऑन डेपुटेशन इन अनदर मिनिस्ट्रीज, या पीएसयूज में जा सकते हो आप। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज आती है, वहां पे आपको एक स्कोप रहता है। अदरवाइज अगर आपको कई लोगों का ये होता है कि आगे मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एजुकेशनल एकेडमिक कोर्सेज कुछ परस्यू करने हैं, तो उसमें भी रेलवेज के बाकी कंट्रीज के साथ टाई अप है, जैसे जापान है, और बाकी भी कुछ पब्लिक गवर्नेंस के कुछ 1 साल के एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है प्रोफेशनल फ्रंट पे। पर्सनल पार्ट पे मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है कि रेलवेज की कॉलोनीज जहाँ पे है, वो आप मेन सिटी में भी रहते हुए यहाँ पे काफी ग्रीनरी रहती है, आपको लगेगा नहीं कि आप सिटी में रह रहे हो। और क्लब फैसिलिटीज अच्छी है रेलवे की। रेलवे के कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी शुरू रहती है, कॉम्पिटिशन्स होती है। लगभग ऐसा कम होता है कि आप एक बार प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करो, उसके बाद आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिले कि आप कोई गेम खेल सको, कहीं गाना गा पाओ, कहीं पे डांस कर सको, ये चीजें कम होती है। पर रेलवेज में आपको हर साल ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे मैंने तो जब से रेलवे ज्वाइन किया है, मैं हर साल डांस करते आया हूँ, और स्पोर्ट्स के इवेंट हर साल होते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो ये एक पर्सनल फ्रंट पे ये चीज मुझे अच्छी लगती है। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी काफी अच्छा है, सीनियर्स का और जूनियर से इंटरेक्शन जो है, इट इज लाइक अ फैमिली ऑन अ पर्सनल फ्रंट। सो रेलवेज की ये सारे बेनिफिट्स है। इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल में जैसे भावेश ने बताया तो काफ़ी डिटेल में बताया इसको। प्रोफेशनल में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे डेपुटेशन हो या फिर कोई ऊपर ऑल इंडिया सर्विस है, कभी भी आप कहीं भी किसी जगह काम कर सकते हैं। Yes. और पर्सनल में जैसे बताया ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मिलती है, स्नेक्स भी आते हैं थोड़े कभी कभी तो स्नेक्स भी मिल जाते हैं कई बार। हाँ, और मेन चीज़ ये है कि हम इतने बड़े सिटी में, जैसे हम लोग हैदराबाद में अभी हैं, हैदराबाद में हम रह रहे हैं लेकिन फील नहीं है हैदराबाद की, क्योंकि हम एकदम ग्रीनिश एक ग्रीन कॉलोनी में रह रहे हैं। तो बाहर सिटी है लेकिन हम लोग एकदम क्वाइट एंड पीसफुल इन्वायरमेंट में हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और भावेश ने जैसे बताया कल्चरल है, तो भावेश तो हर बार डांस में फर्स्ट या सेकंड प्राइज लाते हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं भावेश। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कल्चरल और स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी, और स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स है काफ़ी रेलवे से जाते हैं। तो एक स्पोर्ट्स और कल्चरल का काफ़ी अच्छा एक है यहाँ पे रेलवे में, ये एक अच्छी चीज़ बताई भावेश ने। सो भावेश, अभी आपको स्टोर सर्विस में जैसे आप हैं, तो उसमें व्हाट इज योर डे टू डे वर्किंग, क्या क्या काम करते हैं आप? स्टोर सर्विस में आपके इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर पोस्टेड। 3 लेयर पे पोस्टिंग हो सकती है आपकी। आइदर आप कहीं डेपो में पोस्टेड हो सकते हो, डिवीजन में पोस्टेड हो सकते हो, या हेडक्वार्टर में हो सकते हो। डेपोज जो है जनरली वो जहाँ पे आपका इंजन या लोकोस का मेंटेनेंस होता है, उससे अटैच डेपो रहता है, या जहाँ पे आपके जो कैरेजेस मतलब जो कोचेस है और जो वैगन्स है उनका मेंटेनेंस होता है, उससे अटैच डेपोज रहता है। तो वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द रोल इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो सेकंड जो डिविजनल लेवल पे है, हर जोन में अलग अलग टाइप के डिविजन्स है, डिवीजन लेवल पे भी आपका पोस्टिंग होता है। और थर्ड इज हेडक्वार्टर्स। तीनों में 2 चीजें कॉमन है आपको, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना बेसिकली जो भी सामान है वो खरीदना है आपको, ये तीनों जगह पे कॉमन रहता है। हालांकि जो सामान आप खरीदेंगे वो बदलता है। अगर आप लोको शेड से अटैच्ड है तो वहां पे अलग सामान परचेस करोगे। डिवीजन में तो आप यूजुअली जनरल आइटम परचेस करते हो, स्टेशंस के लिए कुछ जो चीजें चाहिए वो परचेस करते हो, लाइन पे जो चीजें चाहिए इक्विपमेंट्स वगैरह वो परचेस करते हो। अगर आप वर्कशॉप में हो तो कोचेस वैगन की परचेस करोगे। अगर हेडक्वार्टर्स में हो तब तो और भी चीजें, मशीनरी प्लांट आ जाता है, या जिम सर्विसेज आ जाती है, काफी सारे अलग अलग चीजें आ जाती है। तो प्रोक्योरमेंट इज सेम, हाउएवर द आइटम्स विल डिफर। और दूसरा एक एस्पेक्ट उसका ये है कि आपको प्लानिंग भी अच्छी तरीके से करनी होती है, बिकॉज इतनी सारी ट्रेन चलती है, उसका मटेरियल रिक्वायरमेंट भी उतना ज्यादा होता है। तो एक आपका फोरकास्टिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट एंड स्क्रैप डिस्पोजल, ये सारे बेसिकली एस्पेक्ट रहते हैं जो आप अलग अलग रोल्स में अलग अलग चीजें हैंडल करते हो स्टोर सर्विस में। सो बेसिकली मतलब इनका जो रोल आप जैसे उन्होंने बताया कि रेलवे में जितना भी सामान है और मशीन है जिसका खरीदना, मतलब बेसिकली सपोज मैं मैकेनिकल सर्विस में मुझे कोई मशीन चाहिए या कोई सामान चाहिए कोच में लगाने के लिए, तो दे विल प्रोक्योर फॉर अस। इसमें काफ़ी सारे टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसी, आप ऐसा नहीं कि आज मेरे को ये मशीन इसमें एक कंपनी की चाहिए जाके खरीदने के लिए आया है।
इस तरीके से तो नहीं होता है गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट इज मतलब पब्लिक मनी का जो स्पेंडिंग है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर वेरी, और रेलवे में काफी अच्छे रूल्स हैं। मैंने काफी एक चीज अच्छे, देखी है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे में जो वर्किंग रूल्स हैं जो डिस्क्राइब्ड हैं दे आर वेरी वेल डिस्क्राइब्ड एंड काफी अच्छे से डिस्क्राइब करे हुए हैं। उसी रूल्स के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होती है और Yes. उन्हीं का ध्यान रखना होता है आपको। Yes. सो भावेश, एक और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप प्राइवेट में भी थे और आपने एमबीए भी करा, ऐसे शायद आप उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे कि मुझे क्या करना है। आजकल भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जो तो यंगस्टर्स हमेशा का स्ट्रगल है, वो सबका ही कंफ्यूजन रहता है। तो मतलब इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर शायद हो ना हो, लेकिन कुछ की पॉइंट्स अगर आप मुझे बता पाए कि ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आप कुछ अच्छा करियर या अपने लाइक अपने जो कैरेक्टर के हिसाब से करियर चूज कर पाए, तो वो आप कैसे, मतलब कुछ की पॉइंट्स बता पाए हमें। तो जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, इसमें कोई एक एब्सोल्यूट सही नहीं है कि प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट जॉब बेटर है। पर मेरे हिसाब से प्राइवेट में अगर आप स्टार्टिंग लेवल की पोजीशन पे हो कहीं पे, तो और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा पढ़ाई वगैरह करके आपका इंक्लिनेशन थोड़ा है टेक्निकल साइड में, या दूसरी भी आप जिस किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइप का आपका थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो आप जाके उस एग्जाम दे के थोड़ा बेटर पोजीशन में जा सकते हो एज कम्पेयर टू प्राइवेट। हाउएवर एज ऑन टुडे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज है जो गवर्नमेंट से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स, जो काफी अच्छा कंपटीशन देती है। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से फील्ड में आपका इंक्लिनेशन है और आपको कहाँ पे रहना है ना। तो ये हर किसी के लिए इसका जवाब अलग हो सकता है, पर ऑब्वियसली बिगिनर लेवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ये गवर्नमेंट वाले काफी सारे जॉब्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो, सिविल सर्विसेज तो ऑब्वियसली काफी सब लोग जानते हैं इसके बारे में, या कई सारी दूसरी एग्जाम्स होती है जैसे रिजर्व बैंक की एग्जाम्स होती है और ये सब होता है। ये सारी जो एग्जाम्स है ये इट इज अ गुड प्लेस टू बी इन एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये हर किसी को अपने खुद के इंक्लिनेशन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। सो मतलब इसमें मतलब किस तरीके से आपका इंक्लिनेशन, और कहीं ना कहीं पैकेज भी एक मैटर करता है। गवर्नमेंट इज अ मिड मिड सैलरी हम बोल सकते हैं, नॉट लो एंड नॉट हाई, पर उसके साथ जो अलग चीज फैसिलिटीज एंड आती हैं और थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन जो रहता है, सो वो सबका चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो भावेश, जैसे आपने भी मतलब प्राइवेट जॉब को एक बार स्विच करा, जैसे आप पहले डाटा टेक्नोलॉजीज में थे फिर आप यूपीएससी में स्विच हुए थे, तो उसमें कुछ मतलब रीजन था कि आप क्यों स्विच होना चाहते थे। मेरा मेरा तो एक्चुअली ये था कि मुझे वहां पे थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड फील होता था, प्लस मुझे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा जितना मुझे चाहिए था उस टाइप से मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं इतना ही वक्त कहीं प्रिपरेशन में दे दूं तो इससे आउटपुट थोड़ा बेटर आ सकता है, मैं उसी जगह पे थोड़ा जल्दी पहुंच सकता हूँ कुछ, प्लस थोड़े और ज्यादा जहाँ पे मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ठीक हो, ऐसी जगह पे जा सकता हूँ। तो मैंने यही सोच के प्रीवियस जॉब से रिजाइन करके प्रिपेयर किया कि सेम टाइम पे मैं सेम एफर्ट लगाऊंगा पर दूसरी जगह लगाऊंगा, जहां से मुझे थोड़ा ग्रोथ जो है जो मुझे 10 साल में मिलेगा वो मुझे 2 साल में मिल जाए शायद। यही सोच के मैंने करा था स्विच। मतलब यू आर थ्राइविंग फॉर बेटर। तो मतलब ये भी एक मैसेज है कि अगर आप कुछ बेटर मिल सकता है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि आप करंट जॉब छोड़ेंगे तो कुछ नुकसान है, हाँ, लेकिन ये नहीं कि जॉब छोड़ दी और फिर खाली बैठे हैं। और अगर आपको कुछ बेटर मिल सकता है यू कैन शुड ऑब्वियसली गो फॉर इट। नहीं, काफी प्लानिंग से करना चाहिए अगर आप जॉब छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो। पहली बात तो अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। पर अगर आप सोच रहे हो कि जॉब छोड़ के करना है तो आपको ये काफी सोच समझ के डिसीजन लेना है, जो भी मेरे हिसाब से, बिकॉज प्रिपरेशन वाला फेज भी बहुत आसान नहीं होता है। उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेल्फ डाउट आता है, तो आपको पहले से ही वो माइंडसेट बना के चीजें करनी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप कैसे टैकल करोगे, इसमें अच्छा खासा सोच के डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आपने भावेश आज। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन दिस चैनल एंड हमारी पब्लिक को इतना सब कुछ बताने के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लकी फॉर इनवाइटिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।